Hello everyone, I welcome you all in my channel Decode the Law and topic for today is section 39 of the Transfer of Property Act. So, अगर आप लॉ पढ़ने के साथ साथ जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल. Okay, now let's start with section 39. So, section 39 of the Transfer of Property Act enumerates the provision relating to transfer where third person is entitled to maintenance. So, transfer where third person is entitled to maintenance, that means जहाँ पर एक third party who is entitled to receive any kind of maintenance out of a immovable property, ये जो प्रोविज़न है यही बताया गया है इन सेक्शन 39. एंड जहाँ पर स्पेशली जिस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए वो इंसान एंटाइटल्ड है एंड उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी और इंसान को, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या सिनेरियो होगा यही बताया गया है इन दिस सेक्शन. So, before directly going into the section, it is very much important to know that there are certain facts regarding section 39. So, what are these? If you follow the section from the Bare Act, you will see that one liquor यहाँ पर 3 asterisks और star mark दिया गया है within bracket. And another thing आपको देखने को मिलेगा that 2 liquor thereof को bracket में डाला गया है and 3 liquor 3 asterisks bracket में दिया गया है. सो ये जो 3 चीज़ें यहाँ पर दिया गया है इसका मतलब कुछ ऑल्टरेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली यहाँ पर हुआ है. सो व्हाट आर दिस? सो नंबर 1 इज़ दैट जहाँ पर नंबर 1 लिखा है ये जो वर्डिंग है विद द इंटेंशन ऑफ डिफीटिंग सच राइट, यहाँ पे जो 1 लिख कर बताया गया है दिस हैज़ बीन ओमिटेड बाय एक्ट ऑफ 1929. सेक्शन 11 जो एक्ट ऑफ 1929 है इसके द्वारा ये जो वर्डिंग यूज़ किया गया है इसको ओमिट किया गया है. ठीक है. एंड 2 बोल रहा है मतलब जहाँ पर 2 लिखा गया है एंड देयर ऑफ को ब्रैकेट में डाला गया है, इसका मतलब दैट इट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1929. एंड जो वर्ड था पहले ऑफ सच इंटेंशन ये पहले यहाँ पर मौजूद था. ठीक है. अब इसको ओमिट करके सब्स्टिट्यूट किया गया है देयर ऑफ जो अभी लिखा हुआ है दैट देयर ऑफ विद इन द ब्रैकेट इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है. एंड थर्ड वन इज़ दैट इलास्ट्रेशन जो था, थर्ड वन मतलब जो यहाँ पर थर्ड लिखा गया है एंड ब्रैकेट में जो एस्टेरिक्स दिया गया है मतलब यहाँ पे पहले एक इलास्ट्रेशन था उसको ओमिट कर दिया गया है बाय द वर्च्यू ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 20 ऑफ 1929 एंड इसका जो सेक्शन 11 है उसके द्वारा. ठीक है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सेक्शन 39 इज ऑल अबाउट. सो सेक्शन 39 डील करता है ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, मतलब जहाँ पर एक थर्ड पर्सन उनका राइट बनता है टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके. सो ये बोलता है वेयर अ थर्ड पर्सन हैज़ अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस, थर्ड पर्सन का राइट है टू रिसीव मेंटेनेंस और प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ मैरिज फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जहाँ पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है. सपोज ये एक बिल्डिंग है. ठीक है. एंड इस बिल्डिंग से महीने में 20 लाख रुपीज़ एज रेंट आता है. ओके. सो इसका जो प्रॉफिट है ये जो थर्ड पार्टी है जो यहाँ पर बताया गया है दैट थर्ड पार्टी इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, मतलब इनका राइट बनता है मैरिज का जो एक्सपेंसेस है ये प्रॉपर्टी से, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बताया गया है यहाँ से ये इंसान क्लेम कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अनदर थिंग ये बोल रहा है दैट सच प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड, मतलब वेयर सच प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड मतलब जहाँ पर सपोज़ ये जो प्रॉपर्टी है इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी और इंसान के पास, सपोज़ सी के पास ट्रांसफ़र किया जा रहा है. ठीक है. देन द राइट में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी, मतलब इस राइट को एनफोर्स किया जा सकता है अगेंस्ट ट्रांसफरी. ट्रांसफरी मतलब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यहाँ पे सी इज़ द ट्रांसफरी. ओके. सो ट्रांसफरी का अगेंस्ट पर वो राइट एनफोर्सेबल किया जा सकता है इफ़ ही हैज़ नोटिस देयर ऑफ और इफ़ ट्रांसफ़र इज़ ग्रेचुइटस, मतलब जहाँ पर उस इंसान को पता था दैट ऐसा कोई एडवांसमेंट मतलब जो मैरिज के लिए एक्सपेंसेस है जो थर्ड पार्टी क्लेम कर सकता है आउट ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको ही बोला जाएगा एडवांसमेंट. ओके. सो ऐसा कुछ एडवांसमेंट प्रोविज़न ऐड किया गया है जहाँ पर ट्रांसफरी को ये फैक्ट बखूबी पता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड इफ़ द ट्रांसफ़र इज़ ग्रेचुइटस मतलब विदाउट एनी रिवॉर्ड, मतलब कोई पैसा लेके ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, मतलब लाइक गिफ्ट. प्रॉपर्टी अगर किसी को गिफ्ट किया जाए तो क्या आप कंसिडरेशन लोगे उस इंसान से?
द आंसर इज नो, राइट? बिकॉज ग्रेचुइटीज मतलब विदाउट एनी रिवॉर्ड और विदाउट एक्सचेंजिंग एनी काइंड ऑफ स्टफ आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेंस्ट एनफोर्सेबल किया जाएगा ये जो एडवांसमेंट का राइट है, ठीक है, बट नॉट अगेंस्ट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन and without notice of the right nor against such property in his hand। मतलब जहाँ पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है विथ कंसिडरेशन, मतलब पैसा लेके आप किसी को घर को और इमूवेबल प्रॉपर्टी को दे रहे हो एंड आपको पता नहीं है, विदाउट एनी नोटिस मतलब आपको पता नहीं है दैट ऐसा कुछ एडवांसमेंट क्लॉज ऐड किया गया है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रॉपर्टी आपके हैंड्स पर है, मतलब आप वो प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर चुके हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो सारा प्रोविज़न बताया गया है ये डिफीट हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू एन इलास्ट्रेशन। ओके, एज आई टोल्ड यू दैट जो इलास्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद था उसको तो ओमिट कर दिया गया है, बट नाउ लेट मी टेल यू एन इलास्ट्रेशन ताकि आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लैरिटी से समझ में आ जाए। ये बोल रहा है दैट a हिंदू ट्रांसफर्स सुल्तानपुर टू हिज सिस्टर इन लॉ। सपोज a एक हिंदू है, ओके, एंड a उनका एक प्रॉपर्टी जो सुल्तानपुर है, मतलब होल सुल्तानपुर का मालिक ही a है, ठीक है, एंड a उनका प्रॉपर्टी उनका जो सिस्टर इन लॉ है उनको ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। नाउ b इन लीव ऑफ हर क्लेम against A for maintenance in virtue of his having become entitled to her predeceased husband's property। मतलब B क्या करता है, B in the meantime ये क्लेम कर देता है इस प्रॉपर्टी में, सपोज दिस इज़ द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में जो इनका हस्बैंड का था, डिसीज्ड हस्बैंड, एंड B इस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस क्लेम कर देता है, ठीक है। एंड उसके बाद A agrees with her that if she disposed of Sultanpur then A will transfer to her an equal area out of such several other specified villages in his possession as she may elect। मतलब ये सब्सिक्वेंटली राज़ी भी हो जाता है मेंटेनेंस देने के लिए, एंड ये बोलता है दैट अगर वो डिस्पोज्ड हो जाता है सुल्तानपुर से, देन ए विल ट्रांसफ़र टू हर एन इक्वल एरिया, मतलब जो सेवरल अदर विलेजेस है उसका एक इक्वल एरिया उनको दिया जाएगा एज शी मे इलेक्ट। ओके, सो ए क्या करता है, ए इन द मीन टाइम वो प्रॉपर्टी एक स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी सी को सेल कर देता है, ओके, एंड विदाउट नोटिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड हिज सिस्टर इन लॉ, एंड सी वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है इन गुड फेथ विदाउट नोटिस द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड हिज सिस्टर इन लॉ। ए में एंड उसके सिस्टर इन लॉ में जो प्रीवियसली अग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग दैट एडवांसमेंट, इस चीज़ का पता नहीं था सी को, ओके, जो खरीद लेता है इन गुड फेथ इसको पता नहीं था, एंड देयरफॉर बी डिस्पोज्ड हो जाता है उस सुल्तानपुर से, एंड उसका कोई भी क्लेम नहीं बनता है टू क्लेम एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। एंड आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है दैट बी का डिस्पोजिशन हो जाने पर क्यों वो क्लेम नहीं कर सकता है, बिकॉज एट दैट टाइम जब ये एग्रीमेंट हो रहा था, मतलब जब ये मेंटेनेंस का देने का बात चल रहा था, एंड इन्हें ये बोला था दैट इफ़ शी डिस्पोजेड ऑफ सुल्तानपुर देन इट विल ट्रांसफर टू एन इक्वल एरिया आउट ऑफ द सेवरल स्पेसिफाइड विलेजेस। मतलब अगर वो डिस्पोजेड हो जाता है देन उसको एक इक्वल एरिया दिया जाएगा, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बी डिस्पोजेड हुआ है, दैट्स वाई सुल्तानपुर जो एक पर्टिकुलर विलेज है वहाँ पर से जो मेंटेनेंस अराइज होगा वो क्लेम नहीं कर सकता है बी, ओके। So that is the suitable example relating to section 39 of the Transfer of Property Act. Now let's understand certain essential aspects of section 39. Number one is that there is a third party having right। मतलब जो third party है, suppose for that example B is third party, right? इनका मतलब right बनता है, क्या right बनता है, receive maintenance receive करने का, a provision for advancement, किस चीज़ के लिए, for the purpose of advancement, like marriage जो यहाँ पर mention किया गया है in section। थर्ड वन इज़ अ मैरिज आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉफिट है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से अराइज हो रहा है। एंड अनदर पॉइंट इज़ दैट सच प्रॉपर्टी इज़ एक्चुअली ट्रांसफर्ड, मतलब ये प्रॉपर्टी किसी को एक्चुअली ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ऐसा सिचुएशन अराइज होना चाहिए। सो वहाँ पर क्या हुआ था, ए ने सी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया था एंड इन गुड फेथ सी ने वो प्रॉपर्टी को खरीद लिया था, ओके। अनदर पॉइंट इज़ दैट if the above two conditions are fulfilled, then A will transfer the property to C, and if the above two conditions are fulfilled, then C will transfer the property to D। Okay, another point is that if the above two conditions are fulfilled,
यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है, ये फुलफिल होगा दैट अगर जो स्पेसिफाइड कंडीशन यहाँ पर बोला गया है दैट थर्ड पार्टी का एक राइट एंड प्रॉपर्टी एक्चुअली ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है देन जो राइट दिया गया है मतलब ये राइट थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में मतलब जो ट्रांसफरी है उसके अगेंस्ट एनफोर्सेबल हो सकता है और दो कंडीशन ये जो बताया गया है फुलफिल करता है तो सो नंबर वन इज़ दैट ट्रांसफरी हैज़ नोटिस ऑफ सच राइट ऑफ थर्ड पर्सन मतलब ट्रांसफरी को पता था रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एडवांसमेंट। नंबर टू इज़ दैट द ट्रांसफ़र इज़ ग्रेचुइटियस मतलब जहाँ पर एक ट्रांसफ़र हुआ है वो ग्रेचुइटियस ट्रांसफ़र है। ग्रेचुइटियस मतलब विदाउट रिवॉर्ड। Okay, now another point is that the above mentioned 3 requirements are not required under the following cases मतलब जो सारा requirements बताया गया है in section 39 and जो मैंने पहले लिख रखी हूँ requirements required नहीं है in the following circumstances. So what are the circumstances? Number one is that where the transferee has paid consideration मतलब consideration दे के वो property खरीदा है and obtain the property वो property को obtain कर चुका है विदाउट हैविंग एनी नोटिस ऑफ द राइट ऑफ सच थर्ड पर्सन मतलब जो मेंटेनेंस रिसीव करने का जो एडवांसमेंट का प्रोविज़न डाला गया है इसके बारे में उनको पता नहीं था। थर्ड वन इज वेयर द प्रॉपर्टी इज़ इन द पोजीशन ऑफ ट्रांसफरी मतलब जहाँ पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के पोजीशन पर है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन। सो इस सेक्शन का स्कोप क्या है? The scope or the principal feature of this section is to afford protection to an innocent transferee for consideration मतलब जिस इंसान को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है लाइक दिस एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रांसफ़र किसको किया गया था? सी को किया गया था एंड सी बाइज द प्रॉपर्टी इन गुड फेथ। इन गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी खरीद लिया था एंड उनको पता भी नहीं था दैट देयर इज़ एन एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट फॉर एडवांसमेंट बिटवीन ए एंड हिज सिस्टर इन लॉ राइट। सो यहाँ पर सी एक इनोसेंट ट्रांसफरी है राइट एंड उनको नहीं पता है रिगार्डिंग सच एडवांसमेंट एंड जहाँ पर वो प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन दे के मतलब उनको कोई गिफ्ट नहीं किया जा रहा है प्रॉपर्टी को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस सेक्शन को मतलब सेक्शन 39 को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्सेप्शन टू दिस रूल। सो जो सेक्शन 39 बोलता है उसका एक्सेप्शन क्या है? So basically there is no exception to this rule that has been mentioned in Transfer of Property Act, but the exception to this rule has been mentioned under the well recognized Hindu law. Okay, जो हिंदू लॉ है इसके अंदर में एक एक्सेप्शन बताया गया है। Now you will tell me what is the exception। आप लोगों में से जिनका हिंदू लॉ पढ़ाई हो चुका है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके दैट व्हाट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 39। अगर आपको नहीं पता है देन आप मुझे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं ऑन द इंस्टाग्राम, आई विल टेल यू द आंसर। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आपके जुडिशरी एग्जाम में भी आ सकता है एंड लॉ एग्जाम में भी आ सकता है। सो राइट नाउ अगर आप कोई लॉ स्टूडेंट हो देन इस क्वेश्चन को आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, आपके लिए जुडिशरी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प हो जाएगा। So that's all in this video. I will see you on the other side and अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो then subscribe to my channel, like, share and comment your feedback. Thank you so much for watching this video.